सभी को नमस्कार। द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम संघीय व्यवस्था कैसे चलती है इसको पढ़ने वाले हैं। कि एक नया टॉपिक है हमारा जो चैप्टर हम जो रन कर रहे थे, संघवाद के बारे में हम पढ़ रहे थे। भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह की है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। किसी भी देश में अगर संघीय व्यवस्था अगर हम बनाते हैं तो उस संघीय व्यवस्था को चलाया कैसे जाता है, कि ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किसी देश के संविधान में अगर संघीय व्यवस्था के प्रावधान कर दिए जाते हैं तो सिर्फ प्रावधानों के माध्यम से उस देश को संघीय व्यवस्था कहना या उस देश में सफलतापूर्वक संघीय व्यवस्था का चलना संभव नहीं है। इसके साथ में कुछ और गुण और कुछ सामाजिक नैतिकता भी होनी आवश्यक है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था सफल हुई, भारत में जो संघीय व्यवस्था सफलतापूर्वक आज भी चली आ रही है, वो कैसे चली, ऐसे क्या क्या गुण थे और हमारे नेताओं ने ऐसे क्या क्या कदम उठाए जिससे हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो आज भी सफल रही है। तो चलिए इसी के साथ इस पार्ट 1 में हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे देश की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है एक ऐसी सरकार जिसके दो स्तर होते हैं, दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, जिसमें एक केंद्र सरकार होती है, जिसमें एक राज्य सरकार होती है और आपस में वो मिलजुल कर सरकार को चलाते हैं। अलग अलग तरह से सभी प्रांतों को, देश के अलग अलग हिस्सों को बांट दिया जाता है और उनमें शक्ति का विभक्तिकरण, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और एक अच्छी सी व्यवस्था चलती है। सामान्य से हम जब संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे मन में ऐसा कुछ इमेज, ऐसा कोई चलचित्र हमारे मन में सामने आ जाता है जैसा कि हमारे भारत का हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलता है। लेकिन यहाँ पर असली प्रश्न ये बनता है कि क्या संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख करने से, संघीय व्यवस्था के जो नियम कानून है उनका उल्लेख कर देने से, उन्हें लिख लेने से क्या एक देश में सफल संघीय व्यवस्था बन जाती है? तो उसी का उत्तर हम इस वीडियो में और आने वाले अगले पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से। तो देखिए, संघीय व्यवस्था का प्रावधान होना तथा उनका सफल होने में अंतर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाम मात्र लिख लेने से, नाम मात्र संविधान में उल्लेख कर देने से ही उस देश में संघीय व्यवस्था का सफल संचालन नहीं हो जाता है। उसका संविधान में प्रावधान होना और एक प्रैक्टिकल तौर से, एक व्यवहारिक रूप से जमीनी स्तर पर उन सभी व्यवस्थाओं को लोगों के बीच में लागू करना, इन दोनों ही चीज़ों में क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। कैसे है? देखिए, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है पर इतना ही पर्याप्त नहीं। देखिए, कहीं भी संघीय व्यवस्था अगर हम लागू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ वहाँ होनी चाहिए कि जो संविधान है उस संविधान में उस संघीय व्यवस्था का पूरा प्रावधान हो, उस संविधान में उस संघीय व्यवस्था के सारे नियम कानून वगैरह सारे लिखे हुए हों। ये तो आवश्यक है ही, लेकिन क्या इतना ही आवश्यक है? जी नहीं, इससे ज़्यादा भी और चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं। कौन सी? जैसे कि हम भारत की अगर चीज़ ले लेते हैं तो देखिए, किसी भी देश में सिर्फ कानूनों को मानना ही सब कुछ नहीं होता है। कानूनों को मानने के लिए वहाँ का समाज भी ऐसा होना चाहिए, वहाँ के लोग और वहाँ के लोकतंत्र का, वहाँ की व्यवस्था का, वहाँ का इतिहास, उन सब का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर जो नियम कानून संविधान में लिखे हुए हैं या जो नई व्यवस्था वहाँ पर बनाई जा रही है, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग, उस व्यवस्था के अंतर्गत और या उस व्यवस्था के अनुसार उस देश के लोग आचरण करें, उस देश के लोग उस व्यवस्था को बनाए रखें। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आज भी हम पाते हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो काफ़ी सफल है। जो हमारा जो शक्तियों का बंटवारा है, जो सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है और एक तीसरा जो पंचायती राज का लेवल है, जो क्षेत्रीय लेवल है, वो सारा बहुत ही सफल रूप से संचालित हो रहा है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से चल रही हैं। तो भारत की बात करते हैं तो भारत में ऐसा क्या था कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए उसके साथ में ही हमारे लोगों ने भी, हमारे देश के लोगों ने भी इसको काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट कर लिया, इस व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से इसमें घुल मिल गए और हमारे अनुकूल ये व्यवस्था बन गई। तो ऐसा क्या था भारत में? तो भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक चरित्र को जाता है। लोकतांत्रिक चरित्र का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, हम पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी देश के लोग उसके इतिहास से सीखते हैं।
अगर वहाँ पे नई व्यवस्था, हमारे देश में जब संविधान बनाया गया, जब नई व्यवस्था बनाई गई, तो हमने इतिहास से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। तो उसी के साथ में हमने लोकतंत्र का महत्व भी सीखा था, ये भी हमने पढ़ा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। ये हमने गुलामी में जाना, ये हमने औपनिवेशिक काल में जाना कि एक स्वतंत्र राज्य किस तरह से अपने अपने काम संचालित कर सकता है और स्वतंत्र होने का मुख्य मकसद क्या होता है। तो हमारे देश का लोकतांत्रिक चरित्र ऐसा है कि यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था लाई गई है उसे सफल तरीके से संचालित किया गया। तो ये किस तरह से है उसको और हम डिटेल में पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा भाषा नीति, भाषाई राज्य, भाषा नीति दूसरा पॉइंट होगा, और तीसरा होगा केंद्र और राज्य के हमारे जो संबंध रहे हैं, हमारे ऐतिहासिक जो संबंध रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन जो भाषाई संगठन है, धार्मिक संगठन में महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही क्योंकि ये स्तरों में बटा हुआ है, लेवल्स में बटा हुआ है, इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को स्टडी करना भी यहाँ पर आवश्यक होता है। तो आइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य कैसे हमारे देश में संघीय व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक रहे, इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको हम समझते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो उस समय हमारा देश कुछ ऐसा दिखता था। आप सभी को ख्याल भी होगा, आप सभी को इस बारे में ध्यान भी होगा कि आज जैसे राज्य हमारे देश में है, जितने राज्यों का जिस तरह से संगठन बना हुआ है, वो हमारे देश की आज़ादी के समय नहीं था। जैसे कि अगर आपको उदाहरण के लिए मैं समझाऊं तो जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य हैं वो पहले संयुक्त रूप से मुंबई बॉम्बे के नाम से जाने जाते थे। इसी तरह से ये मध्य प्रदेश है, वो पहले बड़ा क्षेत्र कहलाता था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में था। और इसी तरह से यहाँ पे जो कर्नाटका का जो इलाका है उसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से कई प्रकार के अलग अलग जो राज्य जो पहले एक थे, हमारी स्वतंत्रता के बाद में राज्य का जब पुनर्गठन किया गया हमारे देश का, तब उन राज्यों को अलग अलग करके और अच्छे संगठन के रूप में बनाया गया। तो ये हमारे सामने चुनौती थी। उस समय हमारा जो संगठन था वो अलग रूप में था। अंग्रेजों ने जो हमारे देश की हालत की थी उस समय कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद के समय में हमारे नेताओं ने मिलकर, हमारे लीडर्स ने मिलकर अलग अलग उसको सही किया है। तो वो कैसे किया इसके बारे में हम जानते हैं। वो भाषा के आधार पर कैसे हुआ इसको समझते हैं। समान भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में निवास करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। हमने बेल्जियम का जब एथनिक कंपोजिशन पढ़ा था, श्रीलंका की जब हमने बात पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि भाषा के आधार पर वहाँ पर अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम भी देखते हैं कि हमारे देश के जो राज्य हैं वो भी समान भाषाओं के आधार पर है। जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी बोली, राजस्थानी भाषा बोलने वाले, राजस्थानी कल्चर वाले, मुंबई में जो महाराष्ट्र है हमारा उसमें मराठी भाषा बोलने वाले। तो कई राज्यों का संगठन जो बना वो हमारा भाषा के आधार पर बना। इसलिए समान भाषा बोलने वाले लोग भी क्या करते हैं, एक ही राज्य में निवास करते हैं, ऐसा हम अमूमन पाते हैं। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। तो स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहली चीज़ हमारे राजनेताओं को क्या करनी थी, हमारे नेताओं को क्या करनी थी कि हमारे देश को राज्य के रूप में बांटना, हमारे देश को राज्य के रूप में क्या करना, जैसे कि उसके हिस्से करना, राज्य के रूप में हिस्से करके सभी को राज्यों का दर्जा प्रदान करके शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों के बंटवारे के लिए आवश्यक था कि राज्य बनाए जाए, और उन राज्यों को जब भाषा के आधार पर बनाना था तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था। क्यों था, लेकिन अलग अलग चैलेंज, अब ये चैलेंज होता क्यों है, अब समझेंगे कि भाषा के आधार पर बांटना है तो इसको हम चैलेंज कैसे ले सकते हैं। चैलेंज के रूप में ऐसे ले सकते हैं कि अलग अलग देश के, अब जैसे कि हमने देखा कि मुंबई पूरा एक था, अब इसको बांट दिया गया, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है वहाँ के समुदायों का कुछ विरोध होता है, वहाँ के लोगों को हो सकता है किसी को बेगानेपन का एहसास हो सकता है किसी को किसी तरह का नुकसान हो रहा हो उस चीज़ से। तो सभी को संभाल कर, सभी की भावनाओं को समान रूप से सम्मान देकर जब एक एक राज्य को अलग करना, उस एक राज्य को किसी विशेष भाषा के आधार पर एक राज्य का दर्जा देना बहुत ही कठिन काम होता है। और तब और कठिन हो जाता है ये काम जब उसमें उसके साथ में लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, लोगों का सम्मान जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये काम हमारे नेताओं के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे देश की राजनीति के लिए सबसे पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब भाषाई राज्यों का गठन हुआ तो हुआ कैसे। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में कुछ राज्यों का गठन हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ, कुछ राज्यों का गठन उनकी भौगोलिक चरित्रता के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर होता है। जैसे कि कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जनजातियों एथनिसिटी की विभिन्नताओं को रेखांकित तथा उनका आदर करने के लिए किया गया। यहाँ पर जनजातियों नहीं है, जातिगत
है ना, यहाँ पर जातिगत है। तो कुछ अन्य राज्य, जैसे कि हम देखते हैं कि अधिकतर राज्यों का जो हमारा गठन हुआ है वो किस आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर। जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरह के जो राज्य थे उनका गठन हमने भाषा के आधार पर किया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे, कुछ अन्य राज्य ऐसे थे जिनका गठन हमने भाषा के आधार पर नहीं किया, जिनका गठन हमने उनकी उसकी संस्कृति के आधार पर किया। जैसे कि कई राज्य ऐसे हैं जिनकी संस्कृति सारे अगल बगल के जितने भी राज्य थे, आसपास के जितने भी पड़ोस राज्य थे, उन सब की संस्कृति से अलग थी। तो सरकार ने देखा कि इस संस्कृति का सब संस्कृतियों के साथ में घुलना मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ी परेशानियों का सामना इसको झेलना पड़ सकता है। तो इसको देखते ही उसकी संस्कृति को अलग करते हुए एक राज्य बना दिया गया। इसी तरह से भूगोल को देखा जाए तो उत्तराखंड जो राज्य है उसका भूगोल काफ़ी अलग है बाकी सभी देशों से, बाकी सभी राज्यों से। तो उसको चलते भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसको भी क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी गई जिसके चलते सिर्फ भाषा को ही नहीं, अगर उस पर्टिकुलर एरिया की संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है और उसके ज्योग्राफिक सिचुएशन अलग है, तो उस राज्य को भी अलग कर दिया गया। तो भाषा के अलावा भी ऐसे कई कारण थे जिसमें हमारे अलग अलग राज्यों को बनाया गया। अब ऐसे कौन कौन से राज्य थे? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड ऐसे राज्य हैं। नागालैंड जातिगत विभिन्नता, कल्चरल डिफरेंस, बोल सकते हैं सांस्कृतिक अंतराल की वजह से उसे अलग राज्य बनाया गया। उत्तराखंड ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से, भौगोलिक स्थिति की वजह से उसे अलग राज्य बना दिया गया। तो ऐसे कई सारे हमारे देश में उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि जब हमारे देश को भाषा के रूप में, भाषाएं हमारे देश के राज्यों को भाषा के रूप में जब गठन करने की बात आई थी, जब अलग अलग करने की बात आई थी, तो हमारे देश के कई नेताओं ने ये डर व्यक्त किया था। डर किस तरह का था कि हम पाते हैं, जब हम विश्व के इतिहास का स्टडी करते हैं, जब हम विश्व के इतिहास का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जब कभी भी भाषा के आधार पर लोगों का बंटवारा होता है या उस क्षेत्र का हिस्सा किया जाता है, उस क्षेत्र में अलग अलग भाग किए जाते हैं, तो लोगों की एकता को थोड़ी ठेस पहुंचती है, कह सकते हैं लोगों की एकता कम होती है। और उस एकता के कम होने के चलते ऐसा डर बना हमारे देश के नेताओं में, हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं में, कि इससे देश के टुकड़े हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी राज्य को उसकी भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाता है, तो हो सकता है किसी और राज्य के लोगों को ये ठेस पहुंचे कि उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को इतना सम्मान देकर अलग राज्य नहीं बनाया, लेकिन किसी और राज्य की संस्कृति को सम्मान देकर अलग कर दिया गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस राज्य की संस्कृति को अलग किया गया, उन्हें ऐसा किसी गलत फहमी की वजह से लगने लग जाए कि हमें हमारे देश से अलग कर दिया गया या हमें अलग से ट्रीट किया जा रहा है। तो उस समय क्या होता है कि देश के टूटने का भय बना रहता है। जैसे कि आगे देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से देश टूट जाएगा, ऐसा राष्ट्रीय नेताओं का भय था, ऐसा राष्ट्रीय नेताओं का सोचना था। अब इसी के चलते क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने इन्हीं लोगों के, इन्हीं राष्ट्रीय हमारे नेताओं के डर को देखते हुए क्या किया, पुनर्गठन को बहुत समय तक टाला। कुछ समय तक टालने का मतलब, पुनर्गठन की जो योजना थी वो काफ़ी समय से बनी हुई थी, लेकिन जब ये भय व्यक्त किया गया कि ऐसा करने से हो सकता है कि हमारा देश टूट जाए, तो इस वजह से इस पुनर्गठन को टालते गए, लेकिन आखिरकार वो पुनर्गठन किया गया। और उस पुनर्गठन से फ़ायदा हुआ है, नुकसान, ये हम सभी के सामने है। ये जो रिजल्ट है, जो उत्तर है, जो हल है, जो परिणाम है, वो हमारे सामने है कि आज हमारा देश एक सफल संघीय व्यवस्था के रूप में विश्व में एक बड़े आदर्श के रूप में कायम है। ऐसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि देश में लोगों की एकता बढ़ी है। बांटने से लोगों को अपनी अपनी भाषा का सम्मान मिला है, लोगों को अपने अपने कल्चर का, अपनी अपनी संस्कृति का सम्मान मिला है। इस वजह से हमारे देश की एकता भी बनी हुई है। तो ये भय जो था, वो भय जाहिर सी बात है होता है जब एक देश को नई नई स्वतंत्रता मिलती है, तो सभी नेताओं को, सभी राष्ट्रीय नेताओं को हमारे देश की भविष्य की चिंता रहती है। इस वजह से डर जो है वो सहज है। लेकिन हमारे देश में जब भाषा के आधार पर देशों का, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों का बंटवारा किया गया, तो इससे हमारे देश को फ़ायदा हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि भाषागत राज्य किस तरह से हमारे देश में, भाषाई राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से संघीय व्यवस्था को कायम करने में सफल रहे थे, हाँ, सहायक रहे थे। अगर
भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाता तो हो सकता है कि बाद में जाकर फिर करना पड़ जाता, लेकिन पहले ही कर दिया गया और ये आवश्यक भी होता है, क्योंकि जब संघीय व्यवस्था चलाई जाती है तो उसमें लोगों का जो कॉपरेशन होता है, लोगों का सहयोग काफ़ी आवश्यक होता है। और लोगों का सहयोग हमें तभी मिल पाता है जब हम उनकी भाषा, हम उनके कल्चर, हम उनकी संस्कृति को पूरा का पूरा सम्मान देते हैं। तो इस तरह से ये पहला पार्ट था जिसमें हमने भाषाई राज्यों के बारे में पढ़ा और ये किस तरह से संघीय व्यवस्था में सहायक था इसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम भाषा नीति और केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को पढ़ेंगे और संघीय व्यवस्था को कैसे चलती है इसके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।